हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर के रिपीटेटिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस गाइस जितने भी स्टाफ नर्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स जाने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाएं, क्या पता अभी हम इसे स्किप कर सकते हैं, बट हो ना हो इसे क्वेश्चंस ज़रूर आए। So let's start the first question. In quantitative research process, the literature review should occur. Option A है near the end of research process. Option B shortly before the analysis of the problem. Option C early in the research process. ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस कहा गया है, क्वांटिटेटिव कहा गया है, ठीक है। सो यहाँ पे द लिटरेचर रिव्यू शुड अक्कर कब आता है ये? सो यहाँ पे है करेक्ट आंसर आपका अर्ली इन द रिसर्च प्रोसेस इज अ करेक्ट वन। ओके, हियर इन्वेस्टिगेटर्स क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेटर्स यूजुअली अंडरटेक अ थोरो लिटरेचर रिव्यू एज एन अर्ली स्टेप इन अ रिसर्च स्टडी, ठीक है। रिसर्च स्टडी के अर्ली स्टेप में वो क्या कर लेता है? लिटरेचर रिव्यू, मतलब प्रीवियस ईयर के सारे लिटरेचर्स थे उनसे वो रिव्यू करेगा। वंस द रिसर्चर हैज़ आइडेंटिफाइड अ पोटेंशियल रिसर्च प्रॉब्लम, द नेक्स्ट स्टेप इज़ अ रिव्यू द लिटरेचर रिलेटेड लिटरेचर, ठीक है। जैसे ही रिसर्चर क्या करता है कि किस चीज़ पे वो रिसर्च करना है, एक बार प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लेता है, पोटेंशियल रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करता है वो? रिव्यू दी रिलेटेड लिटरेचर, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस लिटरेचर होंगे उसे वो क्या करता है? रिव्यू करता है। द मेन पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू इज़ टू कीप द रीडर अप टू डेट विथ द रिसर्च डन ऑन द सेलेक्टेड टॉपिक, ठीक है। मेन पर्पस क्या होता है इसका? लिटरेचर रिव्यू का मेन पर्पस क्या होता है? वो रीडर जो क्या होता है, रीडर, और यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे जो भी रिसर्चर होते हैं वो अपना नॉलेज अप टू डेट करता है, ठीक है, विद द रिसर्च डन ऑन द सेलेक्टेड टॉपिक। जो भी सेलेक्टेड टॉपिक उन्होंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम का सेलेक्ट किया है, पोटेंशियल रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करा है, उस पे अगर पहले रिसर्च हो चुका होगा, ठीक है, तो उस पे चीज़ पे वो क्या करता है? स्टडी करता है, उसको रिव्यू करता है ताकि अपना नॉलेज को वो क्या कर सके? अप टू डेट कर सके। सो यहाँ पे फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अर्ली इन द रिसर्च प्रोसेस के अर्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन? निम्नलिखित में से यहाँ पे नोट अ मेथड कहा गया है, मेथड नहीं है, डेटा कलेक्शन का मेथड नहीं है। ऑप्शन ए है इंटरव्यूज, ऑप्शन बी है एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन सी क्वेश्चनियर्स, ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सो नॉट अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, दैट इज ए ऑप्शन बी, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर्स, ये जो तीनों हैं, दीज मेजर्स आर द कॉमन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन अ रिसर्च। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चंस क्या होगा? और यहाँ पे है, यहाँ करेक्ट आंसर नॉट अ मेथड, एक्सपेरिमेंट ये मेथड नहीं है डाटा कलेक्शन का। सो एक्सपेरिमेंट रेफर्स टू द टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a carefully appraisal of the strength and weakness of the study is? ऑप्शन ए है रिसर्च प्रपोजल, ऑप्शन बी है एक्शन रिसर्च, ऑप्शन सी रिसर्च क्रिटिक, ऑप्शन डी है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। सो यहाँ पे केयरफुली अप्राइजल ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टडी कहा गया है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन सी, रिसर्च क्रिटिकी, ठीक है। सो रिसर्च क्रिटिकी इज अ सिस्टमिक वे of objectively reviewing a research study to highlight both its strength and a weakness, ठीक है। So it is a systemic way। ओके, नेक्स्ट रिसर्च प्रपोजल क्या है? रिसर्च प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट
proposing a research project, that is a research proposal. Action research is a type of research method and evidence based practice refers to the क्या है ये refers as a use of current research evidences in a, like a nursing or medical practice. Okay, so correct answer for this question option C. Next question, age of availability ऑफ फीटस इज एट, एज ऑफ वैबिलिटी पूछा गया है, ठीक है, फीटस इज एट, ऑप्शन ए है 15 वीक्स, ऑप्शन बी है 20 वीक्स, ऑप्शन सी 24 वीक्स, ऑप्शन डी है 30 वीक्स. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन. द एज ऑफ वायबिलिटी एज बीइंग अबाउट 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, 24 वीक ऑफ जेस्टेशन कहा गया है. यहाँ पे बताया गया है 20 to 35% ऑफ बेबीज बोर्न एट 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन सर्वाइव, while 50 to 70% of baby born at a 25 weeks and more than 90% born at a 26 to 27 weeks are there survived. It is rare for a baby waiting less than 500 to survive, ठीक है. सो इसका बेबी का वेट अगर लेस देन यहाँ पे 500 कहा गया है देन यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस. The index for finding effectiveness of contraception is Pearls, Ponderals or Lorentz or Broca. So correct answer index for finding effectiveness of contraception is Pearls. Contraceptive effective was measured by the Pearls index, ठीक है. Pearls index measure the thumb number, okay, measure the Pearls index क्या है, measure the number of pregnancy that occur for each contraceptive method if used by 100 women for 1 year, ठीक है. So it is a Pearls index measure. क्या है, Pearls index measure the number of pregnancy that occurs for each contraceptive method if used by 100 women for 1 year, ठीक है. So this is one क्या है, Pearl, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, a clinical entity where the process of abortion has started but has not progressed to a state from which recovery is impossible is, यहाँ पे कहा गया है a clinical entity जहाँ पे where the process of abortion has स्टार्ट हो चुका है but has not progressed, ठीक है, प्रोग्रेस्ड में नहीं है, टू अ स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज इम्पॉसिबल, जिससे कि वहाँ से अबॉर्शन तो स्टार्ट हो चुका है बट वो कम्प्लीटली नॉट प्रोग्रेस इन है एंड यहाँ से रिकवरी का भी कोई चांसेस नहीं है, ठीक है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी. इसे क्या है, ये क्या है, दैट इज अ थ्रेटेंड अबॉर्शन, ठीक है. स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इट इज़ क्या है, नॉन इंड्यूस्ड एम्ब्रियोनिक और फीटल डेथ और passage of product of conceptions before how many weeks, 20 week of gestation, that is a spontaneous abortion. An inevitable abortion is characterized by rupture of membrane or cervical dilatation is a pre-viable pregnancy in the presence of vaginal bleeding and contractions. And next things यहाँ पे missed abortion. Missed abortion is a miscarriage in which fetus didn't develop or has died but placenta and embryonic tissues are still in a uterus, that is called a missed abortions, ठीक है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इस क्वेश्चंस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चंस, a person has run away from home adopting a new identity with complete amnesia about his earlier life, ठीक है, पहले के लाइफ को ये
भूल चुका है। दिस डिसऑर्डर इज नोन एज, ये क्या कहा जाएगा, ये डिसऑर्डर को क्या कहेंगे? डिसोसिएटिव फ्यूग कहेंगे, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नेक्स्ट है डिसोसिएटिव अमनेशिया, नेक्स्ट है कन्वर्सन डिसऑर्डर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए, दैट इज अ डिसोसिएटिव फ्यूग और साइकोजेनिक फ्यूग भी कहा जाता है। इज द डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय, ये कैरेक्टराइज किसके द्वारा होता है? बाय ए रिवर्सिबल अमनेसिया फॉर ए पर्सनल आइडेंटिटी एंड द स्टेट कैन लास्ट फॉर अ डेज, ये इस तरह से, या फिर क्या हो सकता है, ये कुछ दिनों के लिए या फिर मंथ के लिए, और लोंगर एंड इन समटाइम्स अकम्पेन्ड बाय द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू आइडेंटिटी। ओके, सो यहाँ पे क्या कहेंगे इसे? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए, डिसोसिएटिव फ्यूग कहा जाता है ऐसे पर्सन्स जो कि दैट पर्सन्स हैज़ रन अवे फ्रॉम अ होम, ठीक है, अडोप्टिंग ए न्यू आइडेंटिटी विथ ए कंप्लीट एमनेसिया हो चुका है अबाउट हिज अर्लियर लाइफ, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर क्या कहा जाता है? डिसोसिएटिव फ्यूग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person who is aloof, isolated and does not socialized falls into which of the following category? यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है, withdrawn category, anxious, aggressive and obsessive। ओके, एक पर्सन है who is aloof and ये isolated, खुद को अलग किया हुआ, आइसोलेटेड, एंड डज नॉट सोशलाइज्ड, वो सोशल मिंगल अप नहीं हो पा रहा, सोशल ग्रुप, सोशल सोसाइटी में वो नॉट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो नॉट सोशलाइज्ड कहा गया है। फॉल इनटू विच कैटेगरी, निम्नलिखित में से वो कौन सा कैटेगरी में आएगा? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, विथड्रॉन, ठीक है। सो अब आप गिवन डिस्क्रिप्शन इंडिकेट्स विथड्रॉन पर्सन्स, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर दिया गया है ये किसका है? ये विथड्रॉन पर्सन्स के लिए है। इन एंशियस पर्सनालिटी क्या होता है? एंशियस पर्सनालिटी में वरी एंड फियर, ठीक है, यहाँ पे वरी भी होगा एज वेल एज फियर बिकम ओवरवेलमिंग एंड कैन इंटरफेयर विथ द एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। इस एंशियस स्टेट में रहने से क्या हो सकता है? पर्सन्स को वरी के साथ यहाँ पे फियर भी हो रहा है एंड साथ ही साथ पर्सन्स के डेली एक्टिविटी यहाँ पे क्या हो रहे हैं? इंटरफेयर हो रहे हैं। एंड इन अग्रेसिव पर्सनालिटी में क्या होता है? परसिस्टेंट माल अडेप्टिव अग्रेशंस एक्सप्रेस्ड इन अ डिफरेंट वे। एंड इन ऑब्सेसिव पर्सनालिटी प्री ऑक्यूपेशंस इन अ ऑर्डर लाइन्स एंड परफेक्शनिज्म कैन बी सीन्स, ठीक है। सो ये भी नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर इसमें ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following are true regarding deontology except, so option A, it focuses on the consequences of actions, B है it encompasses natural law, option C, it incorporate dutiful actions of an individual, next है it is also known as फॉर्मलिज्म। सो यहाँ पे पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग डियोन्टोलॉजी, ठीक है। सो एक्सेप्ट, एक को छोड़ के बाकी सारे सही होंगे, एक्सेप्ट ए, बी, सी एंड डी आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ नर्स एंटर्स द पेशेंट रूम्स, ठीक है, जब वो एंटर करती है पेशेंट के रूम में फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के लिए, so she noticed that the patient's food remain on the table, देखती है कि पेशेंट का फूड अभी भी टेबल में रिमेन है, रखा हुआ है, वो खाया नहीं। हेल्पिंग द पेशेंट इज प्रोवाइडिंग फूड एंड देम एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिकेशन इज एन एक्ट ऑफ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करती है नर्स? हेल्पिंग द पेशेंट इन प्रोवाइडिंग फूड, ठीक है, फूड को देने के लिए वो हेल्प करती है, फूड उसको लेने के लिए, खिलाने के लिए, ठीक है, एंड देन वो एडमिनिस्टर करती है मेडिकेशन। सो इज़ एन एक्ट ऑफ, ये एक्ट जो है वो निम्नलिखित में से क्या कहला सकता है? ऑप्शन ए है बेनिफिशियंस, ऑप्शन बी है नॉन मैलिफिशियंस, ऑप्शन सी है मैलिफिशियंस, ऑप्शन डी है एम्पैथी। ओके, क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन ए,
is a correct one. Beneficence is a defined as a act of charity, ठीक है, और mercy or kindness with a strong connotations of doing good to others including moral obligation, that is called beneficence, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि act of a charity, यहाँ चैरिटी एंड मर्सी एंड काइंडनेस का एक्ट होता है जिसमें बेनिफिशियंस कहा जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है नॉन मैलिफिसेंस मीन्स टू डू नो हार्म, ठीक है। नॉन मैलिफिसेंस का मतलब क्या होता है, टू डू नो हार्म, उसको हार्म नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे होता है मैलिफिसेंस इज द एक्ट ऑफ हार्मिंग, ठीक है। मैलिफिसेंस के अंदर क्या आता है, यहाँ पे एक्ट ऑफ हार्मिंग, दैट इज कॉल्ड मैलिफिसेंस। एंड एम्पैथी, एम्पैथी एज यू ऑल नो, एम्पैथी इज द क्या है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बेनिफिशियंस द करेक्ट वन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एथिकल प्रिंसिपल्स प्रोमोट्स सेल्फ डिटर्मिनेशंस बाय द क्लाइंट, निम्नलिखित में से कौन सा एथिकल प्रिंसिपल्स है जो कि प्रोमोट्स करता है सेल्फ डिटर्मिनेशंस के लिए, किसके द्वारा, क्लाइंट के द्वारा। ऑप्शन ए है ऑटोनॉमी, ऑप्शन बी नॉन मैलिफिसेंस, ऑप्शन सी जस्टिस एंड फिडेलिटी। सो ऑप्शन ए दैट इज ऑटोनॉमी मीन्स क्या होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशंस बाय द क्लाइंट, इट मीन्स लेट द क्लाइंट्स एंड significant others to determine what they wish to do, ठीक है। एंड नॉन मैलिफिसेंस मीन्स डूइंग नो हार्म, ये पहले हमने देख चुका है। जस्टिस मीन्स ट्रीट एवरीवन इक्वली, दैट इज कॉल्ड जस्टिस। एंड फिडेलिटी मीन्स फेथफुलनेस। सो फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज अ फर्स्ट वन, दैट इज ऑप्शन ए, ऑटोनॉमी मीन्स अ सेल्फ डिटर्मिनेशंस बाय द क्लाइंट। नेक्स्ट ओके गाइज, थैंक यू सो मच, इतना ही था आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। प्लीज़ आप लोग स्टडी अच्छे से करें एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम।